हेलो स्टूडेंट्स, देखो केमिकल काइनेटिक्स में हमने बात की थी अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ काइनेटिक्स लाइक जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। और सेकंड ऑर्डर में हमने डिफाइन भी किया स्यूडो ऑर्डर काइनेटिक्स। स्यूडो ऑर्डर का मतलब हायर ऑर्डर रिएक्शन कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ रिड्यूस्ड ऑर्डर। जैसे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के दो एग्जाम्पल लिए थे हमने, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज और दूसरा एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो इन दोनों ही केसेस में हमने ये कहा था कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस कन्वर्ट टू द फर्स्ट ऑर्डर। क्यों? क्योंकि रेट लॉ के अंदर एक टर्म या तो कंसंट्रेशन वाइज बहुत ज़्यादा है या दूसरा कैटलिस्ट है या सॉल्वेंट है। वो हम पढ़ा चुके हैं, एग्जाम्पल बता चुके हैं, सेकंड ऑर्डर हो चुका है। अब एक चलो बात करते हैं जनरल nth ऑर्डर काइनेटिक्स। तो लिखो काइनेटिक्स ऑफ nth ऑर्डर। काइनेटिक्स ऑफ nth ऑर्डर। तो अगर nth ऑर्डर रिएक्शन हो, nth ऑर्डर मतलब जैसे केस ये हुआ A कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट, मान लो रेट कांस्टेंट K है, तो nth ऑर्डर है तो क्या बोलोगे? अब तो आप तो सीख गए आप कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी इंटू के ए टी की पावर कौन सा? n। nth ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर n। आप जब यहां से देखोगे तो ये आ जाएगा माइनस डी ए टी अपॉन ए टी टू द पावर n इज इक्वल टू के डी टी। जीरो से लेके t तक इसको इंटीग्रेट करें और ये ए नॉट से लेके ए टी तक। अब तो कितनी बार कर चुके हैं? 1 अपॉन एक्स की पावर n का इंटीग्रल कितना होगा? ये हो जाएगा माइनस ए टी की पावर माइनस n प्लस वन माइनस n प्लस वन, और ये लिमिट ए नॉट से लेके ए टी एंड के टी। ऑफ कोर्स दिस काइंड ऑफ इंटीग्रेशन इज एप्लीकेबल। ये इंटीग्रेशन जब है व्हेन n इज नॉट इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये एक्सप्रेशन नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर में अगर n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो फिर 1 अपॉन x का इंटीग्रल ln x होता है, अलग तरीके से होता है। तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल है एक्सेप्ट n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो फिर लॉग के टर्म्स में एक्सप्रेशन है जो कि हम पढ़ भी चुके हैं इन द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। यहाँ से अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो यू गेट द एक्सप्रेशन। इसको माइनस को एडजस्ट कर लो तो n माइनस 1 कर दो तो 1 अपॉन n माइनस 1 1 अपॉन ए टी की पावर कितना हो जाएगा? नीचे लाएंगे तो n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए नॉट की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू के टी। तो एक्सप्रेशन देखो क्या आ गया। एक्सप्रेशन फाइनली आ गया k इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 टी 1 अपॉन ए टी की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन, मुश्किल नहीं है, एक बार कॉपी पेन लेके करो तो सही है सब, की पावर n माइनस 1। दिस इज द एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन फॉर एवरी ऑर्डर एक्सेप्ट n इज इक्वल टू 1 या नॉट फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ करके सभी केसेस में ये एप्लीकेबल है। k इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 टी 1 अपॉन ए टी। अब मान लो हाफ लाइफ निकालना चाहें, इफ t इज इक्वल टू टी हाफ तो फिर क्या बोलोगे? ए टी की वैल्यू क्या बन जाएगी? ए नॉट अपॉन 2। जरा रखना तो टी हाफ वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 k, और ये बन गया 1 अपॉन ए टी की वैल्यू ए नॉट अपॉन 2 रख दो तो 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन ए टी ए नॉट की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए नॉट की पावर n माइनस 1। आगे एक्सप्रेशन टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 k इंटू 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए नॉट की पावर n माइनस 1। ये आ गया हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन। कट तो गया नहीं गया राइट साइड से, मैं जरा चेक कर लूँ, नहीं जस्ट बच गया, कोई बात नहीं। यहाँ से साफ दिखता है ये एक्सप्रेशन है, पहले भी कहा था हमने, यहाँ से साफ दिखता है कि हाफ लाइफ फॉर द nth ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर n माइनस 1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका यूज अभी आएगा भी। तो यहाँ से हम ये बात कहते हैं कि nth ऑर्डर में हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर n माइनस 1। दिस इज अ वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, हर किसी के लिए।
हालांकि ये एक्सप्रेशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेशन अलग टाइप से होता है, ये बात आप जानते भी हो इन मैथमेटिक्स। तो गाइज ये था एक्सप्रेशन फॉर द nth ऑर्डर, हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन फॉर द nth ऑर्डर, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हाफ लाइफ फॉर द nth ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर n-1, जिसका यूज हम आज ही अभी करेंगे। तो इस तरीके से यहां पर ये बात आप कह सकते हो। नोट करो, ये सब हो गया, ये स्पेसिफिक ऑर्डर्स हो गए, खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन पर, खासकर फर्स्ट ऑर्डर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर क्वेश्चन इन पे ही होते हैं, जिसमें भी फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। करो ये सब नोट। अब इसके बाद बात करेंगे, शुरुआत से एक बार कहते चले आ रहे हैं हम कि ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड, ऑर्डर इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली फाउंड, यही करते चले आ रहे हैं। कैसे करते हैं, लेट अस सी। तो लिखो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पहले ये नोट करो, फिर हेडिंग लिखो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डू इट। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो आपका, चाहे वो जेई मेन हो, चाहे वो जेई एडवांस्ड हो, सबको पसंद है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंटली हम ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला मेथड है इनिशियल रेट लॉ मेथड। फर्स्ट इनिशियल रेट लॉ मेथड। व्हाट इज इनिशियल रेट लॉ मेथड? अब मान लो कोई इक्वेशन है, कुछ ऐसे डेटा आपको ऐसे दिया जाएगा, कोई इक्वेशन है a प्लस बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। मान लो k इज द रेट कांस्टेंट। इन जनरल रेट क्या लिख सकते हो, k, a की पावर कुछ p, b की पावर कुछ q। अब ये P और Q नहीं पता, यही तो फाइंड आउट करने हैं भाई। हमारा हेडिंग क्या है, ऑर्डर फाइंड आउट करना, ऑर्डर को डिटरमिन करना, मतलब P और Q तो फाइंड आउट करने हैं। तो इनिशियल रेट लॉ मेथड की बात कर रहे हैं। तो हमें कुछ डेटा गिवन क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ, तो गिवन डेटा क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन A0, इनिशियल कंसंट्रेशन B0, इनिशियल रेट मान लो कुछ दिया हुआ होगा, मोलैरिटी मोल पर लीटर पर मान लो सेकेंड कुछ दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ दिया हुआ है। ये मान लो ये एक्सपेरिमेंट नंबर होगा, एक्सपेरिमेंट नंबर इस टाइप से ये डेटा दिया हुआ होगा। इससे आइडिया लगेगा, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा आपके सामने, टेबल बन के आएगी आपके सामने। पहला एक्सपेरिमेंट, कंसंट्रेशन मान लो 10 की पावर -3m, ये कंसंट्रेशन 2 की पावर -2m, और रेट पाया गया मान लो 10 की पावर -2m पर सेकेंड। पहला डेटा। दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा कि कंसंट्रेशन ऑफ दिस B इज केप्ट सेम, और ये कंसंट्रेशन को दुगना किया 2 × 10 to the power -3m, और पाया गया कि 4 × 10 to the power -2 हो गया रेट। थर्ड एक्सपेरिमेंट 10 की पावर -3m ही रखा हमने, और इसको हमने आधा किया, कितना मान लो 10 की पावर -2m, स्टिल द रेट इज 10 to the power -2। मान लो ये ऐसा डेटा दे दिया और कहा बस फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्वेश्चन होगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपके टेस्ट पेपर में, ऐसा ही सवाल आता है इनमें। सुनो क्या बात कही इन्होंने, मान लो कोई A + B कन्वर्ट टू प्रोडक्ट, रेट लॉ हमें नहीं मालूम, रेट लॉ मालूम पड़ जाए तो ऑर्डर भी मालूम पड़ जाएगा। तो हमें P और Q जो है पार्शियल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A एंड Q की वैल्यू पार्शियल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B, वी हैव टू फाइंड आउट K इज द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन,
क्वेश्चन ने डेटा ऐसा दे दिया, जरा इस डेटा से ही देख के बता दो। बहुत आसान है इस डेटा से बताना। कैसा, जरा देखना। देखो इधर, लिखना बंद करो, इधर देखो। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ए की कंसंट्रेशन 10 की पावर -3m, बी की कंसंट्रेशन 2 × 10 to the power -2m ली, और रेट कितना पाया गया 10 to the power -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। राइट। जरा दूसरा डेटा देखो। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में बी की कंसंट्रेशन को सेम रखा, के तो है ही कांस्टेंट, के तो कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो बी की कंसंट्रेशन को सेम रखते हुए आपने जब ए की कंसंट्रेशन को डबल किया, तो रेट 4 गुना हो गया। ए की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रेट 4 गुना हो रहा है। इसका मतलब P की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2। तो आंसर आ गया P = 2। आई बात समझ में? अरे B को सेम रखा, K तो सेम है ही, A की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट 4 गुना हो गया। तो इसका मतलब 2 की पार्ट 2 होना चाहिए वो, तो P की वैल्यू 2 हो गई। गॉट इट? तो यू गॉट द ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू पार्शियल ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू A इज 2। और सुनो, अब चलो पहला और तीसरा एक्सपेरिमेंट देखो। दूसरा छोड़ दो। ए की कंसंट्रेशन को सेम रखा, ठीक है, सेम रख दिया, के तो है ही सेम, और बी की कंसंट्रेशन को आधा किया, हाफ्ड। तो बी की कंसंट्रेशन को आधा करने पे भी रेट में कोई चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब ए तो है ही कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, के कांस्टेंट, बी की कंसंट्रेशन को आधा करने पर रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसका मतलब रेट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन बी, इंडिपेंडेंट ऑफ बी। और वो जब ही होगा जब Q की वैल्यू क्या हो जाए 0। सो Q = 0। सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? 2 + 0, आंसर इज 2। दैट्स इट। इतना आसान क्वेश्चन होते हैं। अब बात आती है, सर ये तो आपने बहुत आसान लिया, ऐसे ही आते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में? हाँ ऐसे ही आते हैं, हाँ भैया ऐसे ही आते हैं, इतने ही आसान आते हैं। सर ना हुआ आसान तो हम तो अटक जाएंगे ना। मान लो नहीं हुआ इतना सीधा साधा डेटा कि देख के ही मालूम पड़ जाए कि P और Q की वैल्यू क्या आ रही है, तो भी आप कर सकते हो सॉल्व। कैसे? पहला एक्सपेरिमेंट, A और B की कंसंट्रेशन दी हुई, इनिशियल रेट दिया हुआ है, इनिशियल रेट यहां रख दो। K एक अननोन है, P अननोन है, Q अननोन है। हाउ मेनी अननोन आर देयर? 3 अननोन। कौन? P, Q, M। पहली इक्वेशन का डेटा रखो, रेट आ गया, A की कंसंट्रेशन रख दी, B की कंसंट्रेशन रख दी, K में, P में और Q में एक इक्वेशन आ गई। सेकेंड वाला डेटा रख दो, K में, P में, Q में एक और इक्वेशन आ गई। थर्ड वाला डेटा रख दो, K में, P में, Q में एक और इक्वेशन आ गई। 3 इक्वेशन, 3 अननोन, यू कैन सॉल्व इट। हालांकि लॉग वॉग लेना पड़ेगा क्योंकि पावर में है ना, तो लॉग लोगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, बट इस तरीके से इतनी कैलकुलेशन कराते नहीं। आजकल के कॉन्सेप्ट में जेई मेन, जेई एडवांस में पर्टिकुलरली दे चेक कॉन्सेप्ट्स, वो ज़्यादा कैलकुलेशन करवाते नहीं है। खासकर केमिस्ट्री में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा पूछते नहीं है, कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। तो कॉन्सेप्चुअली जब डेटा रखोगे तो 3 इक्वेशंस, 3 अननोन, K कैन बी कैलकुलेटेड, P कैन बी कैलकुलेटेड, Q ऑल्सो कैन बी कैलकुलेटेड। तो गाइज ये तरीका था, तो ये क्वेश्चन ही तो था जो मैंने यहाँ सॉल्व करवाया है। एंड द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2। नोट करें, ये पहला मेथड था, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट और डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दैट इज इनिशियल रेट लॉ मेथड। इनिशियल रेट मेजर करके वी कैन डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नोट इट डाउन। कमिंग टू द सेकंड, सेकेंड मेथड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट और वो है हाफ लाइफ मेथड या मेथड ऑफ हाफ लाइफ्स। तो सेकेंड मेथड इज हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड में क्या करते हैं? हाफ लाइफ मेथड में क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कराते हैं और हाफ लाइफ अलग अलग कंसेंट्रेशन लेते हैं रिएक्टेंट्स की और हाफ लाइफ को डिटरमिन करते हैं और उससे हम ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको एक बात पता है, इन जनरल क्या हाफ लाइफ फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन is inversely proportional to a की पावर n-1 where a is the initial concentration of the reactant। एक तरीका तो देखो यही है कि आप यूं भी कह सकते हो कि हाफ लाइफ 2/½ लाइफ 1, तो रेशियो में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विल बी कैंसिल्ड आउट,
A1 upon A2 की पावर n-1, n इज द टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, लॉग ले लो तो n-1 log ऑफ A1 upon A2 इज इक्वल टू log ऑफ T12 upon T12। हमें n ही तो चाहिए, तो n क्या हो गया 1 प्लस log ऑफ T12 माइनस log ऑफ T12 अपॉन log ऑफ A1 माइनस log ऑफ A2। ये एक्सप्रेशन वेयर व्हाट इज n, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टोटल ऑर्डर है ये, टोटल ऑर्डर है। अब अगर दो रिएक्टेंट्स हैं तो आप इंडिविजुअल ऑर्डर नहीं बता सकते इससे, यू कैन ओनली टेल द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और टोटल ऑर्डर। m से जो डिनोट करते हैं p प्लस क्यू एंड ऑल इज कॉल्ड m। तो टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी फाउंड आउट बाय दिस मेथड। हालांकि इतना लॉग वॉग लेने की जरूरत नहीं पड़ती, कई बार क्वेश्चन में डेटा बड़ा आसान होता है। आपको ये बात पता है, जैसे क्या पता है कि हाफ लाइफ फॉर द जनरल एक्सप्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर n-1, और आपको ये पता है जीरोथ ऑर्डर में हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, सेकेंड ऑर्डर में हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो कई बार क्वेश्चन में इतना सब करना ही नहीं पड़ता, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, आसान मेथड है। अगर आप साथ के साथ पढ़ते जा रहे हो, नोट्स बना रहे हो और केयरफुली पूरी बात समझ रहे हो तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है। दीज थिंग्स आर कंसिडरेबली इजी। ये चैप्टर आसान माना जाता है। केमिकल काइनेटिक्स इज कंसिडर्ड टू बी इजी चैप्टर फॉर स्टूडेंट्स। ये लिखो और चलो एक सवाल लेते हैं। लेट अस टेक वन क्वेश्चन ऑन इट। हाँ, मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा है। क्या क्वेश्चन? मान लो ये दिया हुआ है 2NO प्लस H2 और ये है N2 प्लस 2H2O। ये कोई रिएक्शन है, गैसियस रिएक्शन, कंप्लीटली गैसियस रिएक्शन, ठीक है। इफ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ NO एंड H2, 2H2 है यहाँ, molar mixture of NO and H2 at initial total pressure of 350 torr, if initial mixture of NO and H2 at initial total pressure of itne is taken, half life is 121 seconds, ठीक है। However, if total pressure is taken as 275, it becomes half of its initial value in how many seconds? 196 seconds. Find order of reaction. ये क्वेश्चन है, करो सॉल्व, जरा पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, नोट इट डाउन। देखो इधर, ये कोई केमिकल रिएक्शन है और क्वेश्चन ने ऐसे बोला है, देखो कितना आसान सवाल है। जब टोटल प्रेशर है 350 टॉर तो हाफ लाइफ है 121 सेकेंड। जब टोटल प्रेशर आपने 275 टॉर लिया तो हाफ लाइफ है 196 सेकेंड। फॉर्मूला अप्लाई करो, T12 196 अपॉन T12 121 इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन 350 अपॉन 275। कौन सा वाला फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला।
यही तो लगाया है, T(2) अपॉन T(1) इज इक्वल टू A1 अपॉन A2, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। सर यहाँ तो कंसंट्रेशन नहीं पार्शियल प्रेशर है। अरे पागल हो क्या, कब से कहता आ रहा हूँ कि कंसंट्रेशन एंड पार्शियल प्रेशर बोथ आर द मेजर ऑफ एक्टिव मासेस। एक्टिव मासेस को रिप्रेजेंट करता है, और रेशियो ले रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पार्शियल प्रेशर भी ले सकते हो, कंसंट्रेशन भी ले सकते हो, कोई अंतर नहीं है कि पार n-1 ये तो था। जरा देखें 196 अपॉन 121 इज इक्वल टू 25 से डिवाइड करो तो 25 211 और ये 14, 14 अपॉन 11 की पार n-1। अच्छा इसको देखना, ये 14 अपॉन 11 का स्क्वायर ही तो है। 14 का स्क्वायर 196, 11 का स्क्वायर 121। तो बस ये कैलकुलेशन बड़ी आसान होती हैं। n-1 यहाँ से साफ दिखाई पड़ता है कि n-1 इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब व्हाट इज द आंसर? 3, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सो दिस ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 3। तो ये था थर्ड ऑर्डर। अच्छा थर्ड ऑर्डर टोटल ऑर्डर है। अब ये नहीं बता सकते कि इस थर्ड ऑर्डर में सेकंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू NO एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू H2, या फर्स्ट ऑर्डर विद NO एंड सेकंड ऑर्डर विद H2, या फिर थर्ड ऑर्डर ओनली विद रेस्पेक्ट टू NO एंड जीरो ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू H2। नो, वी कैन नॉट टेल। क्वेश्चन ने पूछा भी नहीं, क्योंकि हम बता भी नहीं सकते। हम तो केवल इस एक्सप्रेशन से टोटल ऑर्डर बता सकते हैं, ओवरऑल ऑर्डर बता सकते हैं, इंडिविजुअल ऑर्डर्स कमेंट नहीं कर सकते। तो गाइज ये था एक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड आउट। कभी कभी तो इतनी कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती, जैसे मैंने कहा था अभी। क्यों जरूरत नहीं पड़ती कैलकुलेशन की? अरे कभी कभी ऐसा दिया हुआ होता है कि कंसंट्रेशन 1 ml तो हाफ लाइफ 50 मिनट है, कंसंट्रेशन 5 ml तो भी 50 मिनट है। अरे तो साफ दिखता है ना कि हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही। किसकी प्रॉपर्टी? फर्स्ट ऑर्डर। तो आंसर इज फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा कभी क्वेश्चन ऐसे कह देगा कि कंसंट्रेशन 1 ml तो हाफ लाइफ 10 मिनट है, और कंसंट्रेशन 2 ml तो हाफ लाइफ 20 मिनट हो गई, डबल हो गई। इसका मतलब हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो ऑर्डर। तो आंसर इज जीरो ऑर्डर। गुणा भाग करने की जरूरत हमेशा हर बार नहीं पड़ती। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे डीपीपी में, शीट में, देन यू विल अंडरस्टैंड। तो गाइज ये था सेकंड मेथड, एन इंपॉर्टेंट मेथड, हाफ लाइफ मेथड। 3 मेथड होते हैं। पहला हमने पढ़ लिया इनिशियल रेट लॉ मेथड, दूसरा हाफ लाइफ मेथड, और तीसरा कहलाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। उसमें कुछ पता नहीं चल पाता, बस हम हवा में ही फायर कर रहे होते हैं। कैसे? पहले ये नोट करो, वी शैल टॉक। थर्ड, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। फोन आ गया, 1 मिनट जरा स्विच ऑफ कर दूं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड में जरा बात करेंगे, इसे हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड, इसमें कुछ डेटा दिया हुआ होता है और कुछ नहीं पता होता। हिट एंड ट्रायल का मतलब ये होता है अंधेरे में तीर मार रहा हो। जैसे मान लो कोई ए कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट है, के रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट एंड के इज द रेट कांस्टेंट। फाइन। अब जैसे मान लो इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड में क्वेश्चन ये कह देगा गिवन डेटा t इज इक्वल टू 0, t1, t2 एंड सो ऑन। मान लो कुछ ये दे दिया, और कंसंट्रेशन ऑफ A0, A1, A2 इस टाइप के डेटा दे दिए आपको बस, और पूछ लेंगे फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और पूछ लेंगे फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
तो t इज इक्वल टू 0, T1, T2 ये कुछ 3-4 हमें टाइम के डेटा और इन टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ये पाई गई। बस इतना ही दिया हुआ होगा और हमसे कहेंगे बताओ ऑर्डर। अब बताओ कैसे बताएं ऑर्डर? हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या करो, अलग अलग टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस का ये डेटा दिया हुआ है, फाइन। तो एक काम कर लो, आप चेक कर लो कि ये डेटा कहाँ फिट होता है। एज्यूम कर लो, मान लो रिएक्शन 0 ऑर्डर है। लेट अस एज्यूम रिएक्शन इज 0 ऑर्डर। मान लिया, एज्यूम किया अभी 0 ऑर्डर, और 0 ऑर्डर के लिए क्या नियम होता है? AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। मान लो ये डेटा 0 ऑर्डर में फिट बैठता है, तो एक काम कर लो, यहां से क्या कर लो, आप यहां से K निकालो। तो K कितना हो गया? A0 माइनस AT अपॉन T। यही तो हुआ, यही तो हुआ। आप एक काम करो, यूजिंग फर्स्ट, ये पहला डेटा, फर्स्ट डेटा, ये सेकंड सेट ऑफ डेटा, ये थर्ड सेट ऑफ डेटा। आप पहला और दूसरा डेटा यूज करो। तो K1 फाइंड आउट कर लो। कैसे? A0 वो तो A0 ही है, AT T1 टाइम पर A1 अपॉन कंसंट्रेशन का टाइम T1 माइनस 0। आ गया K1, कैलकुलेट K1। कैलकुलेट कर लिया K1, रेट कांस्टेंट। अब आप डेटा लो, सेकंड एंड थर्ड डेटा, पहला और दूसरा ले लिया, दूसरा और तीसरा ले लो, या पहला और तीसरा भी ले सकते हो। जरा दूसरा तीसरा डेटा लेना, सेकंड एंड थर्ड डेटा, K2 निकाल दो इसको। कैसे? कंसंट्रेशन A1 माइनस A2 अपॉन T2 माइनस T1, इसे K2 बोल दो, कैलकुलेट कर लो। अगर K1 एंड K2 नियरली इक्वल हैं, ऑलमोस्ट इक्वल हैं, इसका मतलब अगर K1 K2 अगर बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होता है। इसका मतलब डेटा इज वेरी मच फिटिंग वेरी वेल इनटू द 0 ऑर्डर काइनेटिक्स। मींस गिवन डेटा फिट्स वेरी वेल इन 0 ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर ये K1 K2 लगभग बराबर आ गए, इसका मतलब डेटा जो है 0 ऑर्डर की इक्वेशन को बिल्कुल बढ़िया से फॉलो करता है एंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 0। और यदि नहीं, इफ K1 इज नॉट इक्वल टू K2, डिफरेंस काफी लार्ज है, देन तो फिर क्या, ट्राई योर लक। विद फर्स्ट ऑर्डर। अगर मान लो 0 ऑर्डर में डेटा फिट नहीं बैठ रहा है, तो भैया अपना भाग्य आजमाओ, फर्स्ट ऑर्डर लेके बात करो। फर्स्ट ऑर्डर मतलब फिर दोबारा से शुरू हो जाओ, हिट एंड ट्रायल मेथड है ना। 0 में बात नहीं बनी तो फर्स्ट ऑर्डर पे आ जाओ। फर्स्ट ऑर्डर में K क्या होता है? 1 अपॉन T ln A0 अपॉन AT। पहला और दूसरा डेटा ले लो, तो K1 कह दो उसे, 1 अपॉन T1 ln, और ये A0 अपॉन बची हुई कंसंट्रेशन A1। मान लो पहला और तीसरा डेटा ले लो, ये फर्स्ट एंड सेकंड डेटा। आप सेकंड एंड थर्ड डेटा भी ले सकते हो, फर्स्ट एंड थर्ड भी ले सकते हो। अब मान लो फर्स्ट और थर्ड डेटा से ले लिया, तो 1 अपॉन T2 ln A0 अपॉन A2 माइनस A2 ही रहेगी कंसंट्रेशन। इतनी कंसंट्रेशन बची हुई है। ये हमने फर्स्ट एंड थर्ड डेटा ले लिया। वापस से K1 K2 निकाल लिए। इफ K1 इज इक्वल टू K2, देन यस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। इफ नॉट, देन अगेन बोलो क्या बोलने वाला हूं, ट्राई योर लक विद सेकेंड ऑर्डर। इफ नॉट, देन ट्राई योर लक विद सेकेंड ऑर्डर। हालांकि वो कई बार क्वेश्चन में इतना जरूरत नहीं पड़ती, जनरली 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में ही कुछ पूछ लेते हैं, कभी कभी सेकंड ऑर्डर भी होता है। तो मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर ट्राई कर सकते हो। सर पहले हम 0 ऑर्डर वाला ट्राई करें कि फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर? यार ये मैं कैसे बताऊं,
क्वेश्चन जनरली फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस थोड़ी ज़्यादा होती हैं, तो देयर मोर क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर, तो पॉसिबली दिस कैन बी अ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट चॉइस। बट जीरो ऑर्डर चूंकि लगाना अप्लाई करता है, लीनियर वेरिएशन है, तो जीरो ऑर्डर वाले में डेटा तो चेक कर लो, बड़ा आसानी से चेक हो जाएगा, नहीं तो फिर फर्स्ट ऑर्डर, नहीं तो सेकंड ऑर्डर एंड सो ऑन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर मानते हुए डेटा को फिट करा के देखो, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करके देखो, 2-3 डेटा वाले रेट कांस्टेंट अगर सेम आ रहे हैं तो यस प्रूव कर दो, यस हो गया, नहीं हुआ तो फिर गो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, नहीं हुआ तो फिर गो फॉर द सेकंड ऑर्डर एंड सो ऑन। एंड दिस इज द मेथड कॉल्ड इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। तो गाइज ये थे 3 मेथड्स, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। कौन कौन से 3? इनिशियल रेट लॉ मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाफ लाइफ मेथड दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, क्योंकि इंटीग्रेटेड रेट लॉ यूज किया है ना, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ तो है थर्ड मेथड। सो दीज आर द मेथड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली। नोट करेंगे। चलिए अब बात करेंगे मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे हमने कहा कि भाई एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हमने कर लिया, बट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, और उसके लिए हम किस तरीके से के की वैल्यू, के कौन, रेट कांस्टेंट, कैसे फाइंड आउट करें, वी आर गोइंग टू सी नाउ। तो लिखो हेडिंग मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम ये जो पार्ट पढ़ रहे हैं दिस इज स्पेसिफिकली फॉर फर्स्ट ऑर्डर। मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का मतलब रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कैसे फाइंड आउट करें, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट के, ये कैसे फाइंड आउट करें इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके कई मेथड्स होते हैं, पर्टिकुलरली 3 मेथड हम पढ़ने वाले हैं। बाय प्रेशर मेजरमेंट, बाय टाइट्रेशन, तीनों हम बात करेंगे, इनके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, एंड बाय ऑप्टिकल रोटेशन मेजरमेंट। तो बाय प्रेशर मेजरमेंट, बाय टाइट्रेशन एंड बाय ऑप्टिकल रोटेशन मेजरमेंट, इन मेथड से वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान दें फर्स्ट ऑर्डर ओनली वी आर कंसर्न्ड हियर। चलिए बात करें 1 by 1 बाय प्रेशर मेजरमेंट। कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा ध्यान से समझना। फर्स्ट बाय मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। अब ऑब्वियसली अगर प्रेशर मेजर करने की बात कर रहे हैं तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्विंग एटलीस्ट वन गैसियस सब्सटेंस, एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस। कम से कम एक गैस तो हो, तो इन्वॉल्विंग गैसेस, साथ में सॉलिड है लिक्विड है चलेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कम से कम एक गैस तो हो। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि गैसेस को आइडियल माने तो PV इज इक्वल टू nRT, और यदि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कांस्टेंट हो, इफ V एंड T आर कांस्टेंट, आइसोथर्मली एंड आइसोकोहरिकली क्लोज्ड कंटेनर के अंदर अगर रिएक्शन करवाई जा रही हो तो साफ दिखाई पड़ता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, या फिर वॉल्यूम को डिवाइड कर दो और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। अब स्टाइकियोमेट्री तो हम मोल्स में पढ़ते हैं ना रिएक्शन की, तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिटरमिन ना करके हम प्रेशर डिटरमिन कर सकते हैं, और प्रेशर डिटरमिन करना ज़्यादा आसान होता है फॉर द गैसेस रिएक्शन। ध्यान दो मैंने क्या बात बोली, प्रेशर डिटरमिन करना आसान होता है, ज़्यादा आसान होता है कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने से। मान लो कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, कोई गैसियस कंटेनर है मान लो, उसके अंदर मान लो O2 गैस है, ऑक्सीजन गैस, तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम तो पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऐसे तो है नहीं कंटेनर में मुंह डाल लें और देख लें 1 2 3 4 5 200 250 500 800, कहाँ तक गिनोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऐसे फाइंड आउट नहीं करते। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेशन अगर फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करनी है, तो वी हैव टू डू अ सॉर्ट ऑफ टाइट्रेशन।
या मान लो सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, तो ऐसा सॉल्यूशन के अंदर मुंह डालकर गिन लें कि सॉल्यूट का 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 5 पार्टिकल एंड सो ऑन, नो। तो फिर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है? टाइट्रेशन। सुटेबल टाइट्रेंट यूज करते हैं और इक्विवेलेंस पॉइंट पर जब इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है तो N1V1 N2V2 लगाते हैं, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। N1V1 N2V2, वहां से हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ती है, मशक्कत मतलब मेहनत करनी पड़ती है, टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन बाय टाइट्रेशन, बट प्रेशर मेजरमेंट इज वेरी इजी। क्यों? प्रेशर गेज आते हैं रेडीमेड बने हुए, प्रेशर गेज को लिया और बस किसी सिस्टम से कनेक्ट कर दिया, वो अपने आप बता देगा 1 एटमॉस्फेयर, 2 एटमॉस्फेयर, 3 एटमॉस्फेयर, नीडल होती है उसमें। प्रेशर गेज इस टाइप का होता है। मान लो ये 0 रीडिंग है, उसके बाद ये प्रेशर, दीज आर द वेरियस प्रेशर्स, ये है प्रेशर गेज। तो ये प्रेशर गेज जो है, नीडल जो है वो मूव करती जाती है 1 एटमॉस्फेयर, 2 एटमॉस्फेयर, तो प्रेशर गेज कनेक्ट कर दो, यहां से गैस आ जाएगी। तो प्रेशर गेज बड़ी आसानी से हम सिस्टम के साथ कनेक्ट करके वी कैन फाइंड आउट द प्रेशर। तो मेजरमेंट ऑफ द गैस प्रेशर इज वेरी इजी, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। यहाँ पर कि अगर कोई मान लो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें गैसेज इन्वॉल्व हो और वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। मान लो कॉन्सेप्ट ऐसा होगा, फॉर एग्जांपल मान लो ऐसे कह दें कि A कन्वर्टिंग टू 2B + C, ये पूरी गैसियस रिएक्शन है मान लो, एंड दिस इज फर्स्ट ऑर्डर इन A, मतलब रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A, और हमें K फाइंड आउट करना है। और मान लो क्वेश्चन ऐसा कह दे कि डेटा कलेक्टेड कुछ ऐसा पाया गया, क्या? टाइम t = 0, टाइम t = t टाइम, टोटल प्रेशर ऐसा पाया गया। टोटल प्रेशर क्या पाया गया? मान लो P0 PT, फाइंड K, रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मान लो ये क्वेश्चन ही है, लिखना बंद करो, थोड़ी देर के लिए लिखना बंद करो, सुनो क्या बात कर रहे हैं। अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें गैसेज इन्वॉल्व हैं, कम से कम एक गैस तो हो, तो फिर आप प्रेशर मेजर करके भी आप रिएक्शन के प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हो, रेट कांस्टेंट K की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे ये एग्जांपल लिया हमने कि A में फर्स्ट ऑर्डर है रिएक्शन और टूट करके 2B + C बना रहा है और डेटा कलेक्टेड ऐसा है, t = 0 पर P0 है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए तो हम ये मान के चलते हैं कि कंटेनर में शुरुआत में केवल A लेके शुरुआत की गई थी, B और C क्या थे? 0। तो फिर एनालिसिस कैसा हुआ? मैं वो राइट साइड वाला हटा रहा हूं ऊपर से ये, क्योंकि मुझे लिखने के लिए जगह चाहिए, तो एक बार नोट करो। तो जैसे ये हुआ यहां पे, तो जरा देख रहे हैं यहां पर ये रिएक्शन थी A कन्वर्टेड टू 2B + C। मान लो प्रेशर शुरुआत में P0 था, तो ये तो मान लेते हैं कि भाई वो A से लेके ही शुरुआत की गई होगी, तो शुरुआत में A ही था और प्रेशर P0 था, तो वो किसका प्रेशर था? A का ही प्रेशर तो था इनिशियली। तो t = 0 पर ये प्रेशर P0, ये 0, ये 0। t टाइम बाद, अब ये t की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई होगी आपको, 20 मिनट, 40 मिनट, 70 मिनट, 100 मिनट, कुछ दी हुई होगी वैल्यू, और टोटल प्रेशर PT है। तो मान लो इस P0 में से x खर्च हुआ, तो ये क्या बना होगा? 2x। ये क्या बना होगा? x। और क्वेश्चन ने साफ दिया है कि टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम t इन द कंटेनर इज PT। तो PT = what? पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C। पार्शियल प्रेशर ऑफ A कितना? P0 - x, PB 2x एंड देन x। x से x कैंसिल आउट हो गया, P0 + 2x PT। अच्छा, हमें क्या चाहिए? हमें तो K चाहिए। व्हाट इज K? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट K = 1/T ln। क्या होता है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0/AT। बट आपको तो पता है कि कंसेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ A। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/T ln
रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन वुड बी सेम एज द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। फर्स्ट ऑर्डर का यही तो फायदा है, रेशियो लेते हैं, लॉग के अंदर का जो टर्म है वो रेशियो है। तो चूंकि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, तो रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन विल बी सेम एज रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इनिशियली कितना, पी नॉट, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टाइम टी कितना, पी नॉट माइनस एक्स। ये एक्सप्रेशन हुआ, बट एक्स तो हमारे लिए अननोन है, हमें तो डेटा इनमें बताना है, ये वाला डेटा। हमें जो क्वेश्चन का आंसर रिपोर्ट करना है, के की वैल्यू बतानी है, वो किसके टर्म्स में बतानी है, इन टर्म्स ऑफ पी नॉट एंड पी टी। एक्स को हटाओ, कैसे हटाओगे, ये रही इक्वेशन, यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, पी टी माइनस पी नॉट अपॉन 2, पी टी माइनस पी नॉट अपॉन 2, जरा पुट द वैल्यू। तो यहां से के की वैल्यू आ गई 1 अपॉन टी एल एन पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी नॉट अपॉन 2। जरा सॉल्व करो, 1 अपॉन टी एल एन 2 पी नॉट अपॉन 2 पी नॉट माइनस माइनस प्लस 3 पी नॉट माइनस पी टी। दैट्स इट, यही एक्सप्रेशन है, यही आंसर है। पी नॉट पी टी की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी हुई होंगी, टी क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ होगा 40 मिनट, 20 मिनट, 100 सेकेंड, मिनट, घंटे, कुछ भी दे सकते हैं वो, तो यहाँ से के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन जेई में भी आते हैं, मेन में भी और एडवांस में भी। तो गाइज ये था बाय मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर मेजरमेंट करके डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन यू कैन फाइंड आउट द रेट कांस्टेंट के इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर्स। अंडरस्टूड द पॉइंट? लिखो पूरी बात, और फिर मैं अब एक जनरल केस लूंगा इसी में बाय मेजरमेंट ऑफ प्रेशर में, और वो जनरल फॉर्मूला है, कहीं भी अप्लाई करो, फटाक से रामबाण है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे वो। नोट इट डाउन। जैसे जनरल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए मान लो एक एग्जाम्पल लेके चलें, मान लो कोई रिएक्शन है ए एक्स कन्वर्टेड टू एक्स ए, ये भी गैस, मान लो ये भी गैस, एंड के दिस इज फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए एक्स। रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए एक्स, के रेट कांस्टेंट है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है रिकॉर्डेड डेटा, प्रेशर डेटा ऐसा दिया गया, T इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू टी टाइम एंड इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम। आफ्टर लॉन्ग टाइम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या होता है, इनफाइनाइट। तो टाइम ऑफ कंप्लीशन इनफाइनाइट लिख रहे हैं, मतलब काफी लंबे समय बाद, जब रिएक्टेंट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो टोटल प्रेशर का डेटा दिया हुआ है, दैट इज पी नॉट, पी टी, पी इंफिनिटी, फाइंड के। साथ में ये भी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इस पर्टिकुलर केस में हम कैसे फाइंड आउट करें। रिएक्शन इज स्टार्टेड विद ओनली ए एक्स, रिएक्शन इज स्टार्टेड विद ए एक्स गैस। ये है क्वेश्चन। फिर सुनो, एक जनरल फार्मूला फाइंड आउट कर रहे हैं कि रिएक्शन में ए एक्स या एक्स ए इस तरीके से फाइंड आउट है। रिएक्शन इज स्टार्टेड विद ए एक्स एंड ये भी ले लो सम अमाउंट ऑफ इनर्ट गैस। तो रिएक्शन में ए एक्स भी है और कुछ इनर्ट गैस भी ली गई है, और आपको एक्सप्रेशन के का बताना है। तो सुनो, फिर मॉडल कैसे डेवलप करेंगे। ए एक्स एक्स ए गैस गैस, ये रेट कांस्टेंट की है, T इज इक्वल टू 0 पर। बताओ इनिशियल प्रेशर कितना दिया हुआ है, P नॉट। तो ये P नॉट क्या ए एक्स का प्रेशर है? नहीं, शुरुआत में रिएक्शन को ए एक्स और इनर्ट गैस के साथ स्टार्ट किया हुआ है, तो ये जो P नॉट प्रेशर है वो ए एक्स का प्रेशर भी है और इनर्ट गैस का भी है। अब पता नहीं इनर्ट गैस का प्रेशर कितना है, मान लो ये प्रेशर कुछ P है, फॉर एग्जाम्पल P।
तो ये P ये 0, T टाइम बाद रिएक्शन में इसमें से X खर्च हुआ तो क्या बन गया, X मत मान लो कुछ M प्रेशर खर्च हो गया, Y मान लो Y खर्च हो गया, Y प्रेशर, तो ये क्या बन गया XY, इतना प्रेशर बन गया। और T इज इक्वल टू इन्फिनिटी के बाद अगर ये 0 हो गया तो फिर ये कितना बन गया प्रेशर, XP, दिस इज द प्रेशर। अब जरा इक्वेशंस बनाओ। अच्छा K कितना हुआ, K तो क्या होता है 1/T ln AX का प्रेशर इनिशियली P अपॉन T टाइम बाद AX का बचा हुआ प्रेशर P माइनस X, यही तो कॉन्सेप्ट है भाई। कॉन्सेप्ट क्या था, K इज इक्वल टू 1/T ln, यही तो था A अपॉन A माइनस X, जनरल फॉर्मूला, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ A अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A आफ्टर टाइम T। तो यहां पार्शियल प्रेशर का रेशियो ले रहे हैं ऑफ AX P अपॉन P माइनस X। समझ के चलें सारी बात। अब हमें तो P के टर्म में कुछ दिया नहीं, X के टर्म में ना P चाहिए ना X चाहिए, P और X के टर्म्स निकालो, करो सॉल्व। कैसे, जरा शुरू में देखियो तो ये P0 किसके बराबर होगा, इनिशियल प्रेशर में ये था ही नहीं, AX था बस, कितना P प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ इनर्ट गैस I मतलब इनर्ट गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ इनर्ट गैस। ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ इनर्ट गैस। अच्छा T टाइम बाद टोटल प्रेशर कितना पाया गया PT, और वो किसके बराबर होगा T टाइम बाद कितना प्रेशर, P माइनस Y प्लस XY प्लस वॉट PI। भूलना मत, इनर्ट गैस तो अभी भी है और इनर्ट गैस कंज्यूम नहीं होती, उसका प्रेशर क्या रहेगा सेम। और इन पूरे क्वेश्चंस में मान लिया जाता है कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट, ये मानते हैं क्वेश्चन में, दिया हो या ना दिया हो, वी अज्यूम दैट द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। उसके बाद इन्फिनिटी टाइम के बाद मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, खत्म हो गया ये आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो कितना टोटल प्रेशर P इन्फिनिटी वुड बी इक्वल टू 0 प्लस XP प्लस PI। जरा हमें देखियो चाहिए क्या P अपॉन P माइनस X। आप एक काम करो, P इन्फिनिटी माइनस P0 अपॉन P इन्फिनिटी माइनस PT निकालो, कितना आया। P इन्फिनिटी माइनस P0 घटाओ थर्ड में से फर्स्ट इक्वेशन, PI में से PI हट गया और P कॉमन आ गया X माइनस 1। जरा थर्ड में से सेकेंड इक्वेशन घटाओ, P इन्फिनिटी माइनस PT में PI कैंसिल हो गया और XP माइनस P प्लस Y माइनस XY। थोड़ा सॉल्व करना, तो ये हो गया P X माइनस 1 अपॉन, यहाँ पर P कॉमन लेंगे तो X माइनस 1 माइनस, अगर मान लो Y कॉमन ले लिया तो X माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो P X माइनस 1 अपॉन P माइनस Y X माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो गया, P अपॉन P माइनस Y। यही तो चाहिए था, ये रहा, ये देखो P अपॉन P माइनस X ही तो चाहिए था, तो बस एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। K की वैल्यू 1/T ln व्हाट, P अपॉन P माइनस X की वैल्यू आ गई P इन्फिनिटी माइनस P0 अपॉन P इन्फिनिटी माइनस PT। गाइस ये जनरल फॉर्मूला है, रिमेंबर जनरल फॉर्मूला। सो गाइस दिस इज जनरल एक्सप्रेशन। आप तो ये डेरिवेशन याद करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो ये फॉर्मूला याद रखो, K इज इक्वल टू 1/T ln P इन्फिनिटी माइनस P0 अपॉन P इन्फिनिटी माइनस PT, एंड दिस जनरल एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड फॉर all questions of the first order kinetics provided gases are involved in the reaction under same volume and temperature conditions, all the pressure measurements are done। ऐसा ना समझ में आता है, लिख लिख करके सॉल्व करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, तब एक फीलिंग आएगी और फिर क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए एक आध क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, लेट अस टेक वन क्वेश्चन। पहले पूरी बात नोट करो, आपको बस अब ये जनरल फॉर्मूला याद रखना है। Remember the general formula, solve all the questions available. Do it, लिखो इसको।
मान लो एक लेट अस टेक वन क्वेश्चन ऑन इट। क्वेश्चन कुछ ऐसा हो कि NH4NO2 एक्वस हीट करने पर डिकम्पोज हुआ 2H2O लिक्विड प्लस N2 गैस। देखो प्रेशर मेजरमेंट वाले फॉर्मूले में जरूरी नहीं है कि सभी गैसेस हों, बस एक गैस कोई तो जरूर हो। और क्या डेटा रिकॉर्ड किया गया? दिस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट इज फर्स्ट ऑर्डर with respect to NH4NO2. Find half-life of reaction if क्या डेटा पाया गया? T इज इक्वल टू 0 पर, 20 मिनट पर और इनफाइनाइट टाइम पर टोटल प्रेशर जो रिकॉर्ड किया गया दैट वाज 50 टॉर, 80 टॉर, 90 टॉर। गाइज ये क्वेश्चन था, चलो देखें। अमोनियम नाइट्राइड का डिकम्पोजिशन इज अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू NH4NO2। रेट कांस्टेंट, हाफ लाइफ बतानी है। अच्छा रेट कांस्टेंट आ जाएगा तो हाफ लाइफ भी आ जाएगी, कौन सी बड़ी बात है। तो K का फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला लगाओ 1/T और T कितना है? 20 मिनट। ln P इंफिनिटी माइनस P नॉट अपॉन P इंफिनिटी माइनस PD, यही था ना फॉर्मूला। पुट द वैल्यू 1/20 ln P इंफिनिटी कितना? 90, P नॉट दैट इज 50, P इंफिनिटी दैट इज 90 माइनस 80। अच्छा तो K है और K क्या है? ln 2/T हाफ। तो ln 2/T हाफ यहां से करेंगे तो ln 2/T हाफ इज इक्वल टू 1/20 इंटू ln कितना? 40/10। तो 2 ln 2/20 ln 2 और ये कितना था? ln 2/T हाफ। दैट्स इट, सिंपल। ln 2 से ln 2 कैंसिल, 2 से ये 10, आंसर आ गया। हाफ लाइफ फॉर द रिएक्शन इज 10 मिनट। यही आंसर है, यही आंसर है। जुटे करें सॉल्व क्वेश्चन, खुद सॉल्व किया करें क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, ऑल द क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व रिलेटेड टू द फर्स्ट ऑर्डर मॉनिटरिंग फॉर द गैसियस रिएक्शन। तो गाइज ये था पहला मेथड। ये पढ़ क्या रहे हैं हम? मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रेशर मेजरमेंट मेथड अंडर सेम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कंडीशंस हमने पढ़ लिया फॉर द गैसियस रिएक्शन। दूसरा मेथड था कौन सा वाला? बाय टाइट्रेशन। उसमें थोड़ा सावधान रहना होता है, थोड़ा केयरफुली नोट करेंगे उसको और एक की बार 2-3 बार पढ़ेंगे उसको। इसको नोट करो और हेडिंग लिखो सेकंड मेथड बाय टाइट्रेशन। नोट इट डाउन। सेकेंड मेथड बाय टाइट्रेशन। टाइट्रेशन द्वारा भी हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियली और आफ्टर सम टाइम मिल जाए तो बस वो कौन सा फॉर्मूला? K इज इक्वल टू 1/T ln A/A माइनस x वी कैन फाइंड आउट। चलो एग्जाम्पल लेकर के बात करें। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल्स हैं ये। फॉर एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। देखो H2O2 एक्वस डिकम्पोज होता है H2O लिक्विड प्लस हाफ O2 गैस। H2O2 थोड़ा अनस्टेबल कंपाउंड है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से रेट कांस्टेंट मान लो K है, डिकम्पोजेस टू गिव वाटर एंड ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड आउट। अब मान लो T इज इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन A थी, प्रोडक्ट से चलो छोड़ो,
T इज इक्वल टू टी टाइम बाद कंसंट्रेशन A माइनस एक्स है, कुछ तो खर्च हुआ ही होगा। तो ऐसे रिएक्शन की अब कंसंट्रेशन, अब K क्या है, K तो क्या होता है 1/T ln, बस क्या मिल जाए, रिएक्टेंट डी कंसंट्रेशन इनिशियली व्हाट A, रिएक्टेंट डी कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T मतलब A माइनस एक्स, बस ये A मिल जाए, X मिल जाए, दैट्स इट। अब ये मिल कैसे जाए, सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है तो अब गिन के नहीं फाइंड आउट करते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिन लें रिएक्टेंट के और एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें तो मोल्स आ गए, और वॉल्यूम पता ही होगा, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो आ गई कंसंट्रेशन। ऐसे थोड़ी आती है, टाइट्रेशन करना पड़ता है। तो टाइट्रेशन ऑफ H2O2 इज डन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन, विद द हेल्प ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन इन एसिडिक मीडियम। KMnO4 इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और H2O2 को वो ऑक्सीडाइज करता है O2 में। तो लिखेंगे इस बात को क्या, प्रोग्रेस ऑफ दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, progress of this first order reaction is monitored by titrating H2O2 solution with standard मतलब इसी कंसंट्रेशन पहले से ही पता हो, स्टैंडर्ड KMnO4 सॉल्यूशन जो कि एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये तो पता ही है H2O2 को KMnO4 बड़ी आसानी से एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज कर देता है O2 में और खुद चला जाता है Mn2+ में। वैलेंसी फैक्टर भी पता होते हैं इन सब रिएक्शंस के, हालांकि इन केसेस में वैलेंसी फैक्टर की हमें आवश्यकता कई बार पड़ती है तो कई बार नहीं पड़ती। तो गाइज यहाँ पर इस रिएक्शन की प्रोग्रेस को मेजर करना है तो H2O2 की कंसंट्रेशन अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो आई कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड KMnO4 सॉल्यूशन। मान लो डेटा रिकॉर्डेड ये था, डेटा कलेक्टेड आफ्टर टाइट्रेशन, T इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू T टाइम के बाद वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड दैट इज V0, दैट इज VT। अच्छा करते क्या है, सुन तो लो, करते क्या है, करते ये हैं कि हमने H2O2 का सॉल्यूशन लिया, उस H2O2 के सॉल्यूशन में से कुछ एक 10 ml का सैंपल पिक कर लिया T इज इक्वल टू 0 पर। उस 10 ml के सैंपल में कोई तो कंसंट्रेशन होगी H2O2 की, उस 10 ml को लिया H2O2 को और KMnO4 सॉल्यूशन से टाइट्रेट करवा दिया। और KMnO4 एक सेल्फ इंडिकेटर है बिकॉज ऑफ इट्स इंटेंस पर्पल कलर। तो KMnO4 ने जैसे ही कलर चेंज किया ओवरऑल, जैसे टाइट्रेशन कंप्लीट हुआ तो हमने वॉल्यूम रिकॉर्ड कर लिया। मतलब KMnO4 ने किसको अटैक किया होगा, H2O2 को। यहां पर KMnO4 केवल H2O2 को अटैक करता है, H2O या O2 को अटैक नहीं करता। KMnO4 डज नॉट ऑक्सीडाइज H2O और O2, KMnO4 ऑक्सीडाइजेज H2O2 इनटू O2। तो इसका मतलब यह हुआ कि T इज इक्वल टू 0 पर एक 10 ml का सैंपल लिया, उसमें कोई कंसंट्रेशन होगी व्हाट A, एंड हमने देखा कि KMnO4 जो है उसका वॉल्यूम V0 खर्च हुआ, तो ऑफ कोर्स V0 इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कंसंट्रेशन A इनिशियली। जो वॉल्यूम खर्च हुआ है KMnO4 का वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ऑब्वियसली अगर ये कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, अमाउंट ज्यादा होगी, H2O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वॉल्यूम भी KMnO4 का ज्यादा खर्च होगा, तो V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। आ गया ये, ठीक है। उसके बाद बैठ गए आराम से, यूं चेयर लगाई, आराम से बैठ गए। क्यों, T टाइम बाद लेना है। T टाइम मतलब T की वैल्यू कितनी हो, वो कुछ भी हो सकती है, 50 मिनट, 70 मिनट, 100 मिनट, 200 मिनट, आराम से 2-1 घंटे आराम किया। 100 मिनट के बाद में, फॉर एग्जाम्पल 100 मिनट्स के बाद में, T टाइम के बाद में हमने फिर सैंपल पिक किया उसी H2O2 में से, फिर वापस से 10 ml का सैंपल पिक किया, बट इस बार कंसंट्रेशन उस 10 ml सैंपल में A ना होगी, H2O2 की घट चुकी होगी क्योंकि वो डिकम्पोज भी हो चुका है। एंड व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 नाउ, A माइनस एक्स। लिया 10 ml सैंपल 100 मिनट के बाद में, उसमें कंसंट्रेशन A माइनस एक्स होगी अब, और उसका टाइट्रेशन कराया हमने KMnO4 से, सेम टाइप ऑफ KMnO4, सेम कंसंट्रेशन वाला KMnO4,
उस KMnO4 से टाइट्रेशन कराया और इस बार जब इक्विवेलेंस पॉइंट आया, कलर चेंज हुआ, इंडिकेटर ने कलर चेंज किया, तो इस बार जो KMnO4 का वॉल्यूम पाया गया वो VT पाया गया। ऑफ कोर्स VT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A माइनस X। ऑब्वियसली VT विल बी लेस देन V0 इन दिस केस। अच्छा, हमें तो क्या चाहिए? हमें तो चाहिए A अपॉन A माइनस एक्स। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स विल बी कैंसल्ड आउट। इन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स में कौन होगा? वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2O2 या वॉल्यूम ऑफ H2O2, वो तो सब तो कॉमन लिए हमने। पहला एक्सपेरिमेंट t इज इक्वल टू 0 पर, दूसरा एक्सपेरिमेंट t इज इक्वल टू t पर, दोनों पर रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स और रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स हैव बीन केप्ट सेम and accordingly the ratio of V0 and VT would be equal to what? आ गई वैल्यू। तो A अपॉन A माइनस एक्स विल बिकम V0 अपॉन VT। ये तो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो बस आ गया आंसर। व्हाट इज K? 1 अपॉन T ln V0 अपॉन VT। गाइज यही है एक्सप्रेशन। हो गया, हो गई मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग मतलब K फाइंड आउट करना। हो गया K फाइंड आउट। तो K इज इक्वल टू 1 अपॉन T ln V0 अपॉन VT। V0 और VT हमें क्वेश्चन में पता है। वॉल्यूम ऑफ KMnO4 which has been used for titrating this H2O2 at T is equal to 0 and this H2O2 at T is equal to T, and accordingly we get the expression. This is the answer. This is the answer. समझ में आ जाता है तो बच्चों को ऐसी फीलिंग आती है वाह, और नहीं आता तो फिर तो क्या, उसका कोई इलाज थोड़ी है। पढ़ना तो पड़ेगा, IIT के लिए पढ़ रहे हो तो गाइज ये था। ये मैं एग्जाम्पल एक आध और भी लेते हैं। तो दिस इज वन एग्जाम्पल। टाइट्रेशन मेथड से बाय डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 वी कैन फाइंड आउट, वी कैन टाइट्रेट, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ K। जैसे एग्जाम्पल H2O2 का लिया। वी विल टेक वन मोर एग्जाम्पल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो। तो क्या? एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। वी विल टेक, पहले ये इतना लिखो, मैं जरा पानी पी लूं। Now another example, acid catalyzed hydrolysis of ester। बहुत ही कॉमन केस है, फर्स्ट ऑर्डर होता है CH3COO। फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, हमारा हेडिंग ही फर्स्ट ऑर्डर है। इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट H+, जो कि कैटलिस्ट है। बनाएगा CH3COH aqueous प्लस C2H5OH aqueous। तो CH3CO C2H5 H2O ये रिएक्शन होगी। मान लो T इज इक्वल टू 0 पर, ये A है कंसेंट्रेशन, बाकी तो जो भी होंगे मान लो A है, ये 0 0, T इज इक्वल टू T A माइनस एक्स, और मान लो T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर 0 A A। ये कंसेंट्रेशन होंगी एसिटिक एसिड की और इथेनॉल की। C2H5OH है ये इथेनॉल। तो इथाइल एसीटेट का एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, एसिड कैटलाइज्ड होता है। इनफैक्ट दिस इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लिख के चुके हो प्रीवियस लेक्चर में आप, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब मान लो टाइट्रेशन से कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। मैंने कहा मुंह डाल के सॉल्यूशन में A और A माइनस एक्स नहीं बता सकते, टाइट्रेशन कराना पड़ेगा। और टाइट्रेशन ऑफ सच रिएक्शन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ, चूंकि एसिड इन्वॉल्व है, बेस से, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH। तो लिखिए प्रोग्रेस ऑफ दिस, मान लो रेट कांस्टेंट K था। प्रोग्रेस ऑफ दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, progress of this first order reaction can be monitored by titrating
the titrating the reaction mixture, reaction solution, by titrating with स्टैंडर्ड मतलब जिसकी कंसंट्रेशन पहले से ही पता हो, टाइट्रेंट को बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइट्रेंट, स्टैंडर्ड NaOH सॉल्यूशन। मान लो डेटा ये रिकॉर्ड हुआ, डेटा कलेक्टेड क्या t इज इक्वल टू 0 पर, t टाइम बाद और इन्फिनिटी बाद। t की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी हुई होगी, मैं तो जनरल केसेस ले रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ NaOH कंज्यूम्ड V नॉट, VT, V इंफिनिटी, V नॉट, VT, V इंफिनिटी। हमें क्या चाहिए? हमें तो देखो ये चाहिए, रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर with respect to ester C2H5 CS3CO C2H5। इथाइल एसीटेट के रेस्पेक्ट में रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है और मॉनिटरिंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड NaOH सॉल्यूशन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की मदद से अगर हम टाइट्रेशन कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जरा देखना यहां पर क्या बोलोगे। आपने t इज इक्वल टू 0 पर NaOH खर्च हुआ, तो NaOH यहां से तो रिएक्शन करता नहीं, एस्टर से रिएक्शन नहीं करता, पानी से भी रिएक्शन नहीं करता, एसिटिक एसिड से रिएक्शन करेगा मगर वो है ही नहीं, 0 है शुरू में। और अल्कोहल्स डू नॉट रिएक्ट विद NaOH, इथेनॉल डज नॉट रिएक्ट विद NaOH, याद रखना। तो इसका मतलब शुरुआत में तो है ही कौन, कैटलिस्ट ही तो है बस, एसिड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो V नॉट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, भाई वॉल्यूम जो NaOH खर्च हुआ है वो कहाँ खर्च हुआ है, एसिड को निपटाने में। और एसिड कौन है, t इज इक्वल टू 0 पर, ये तो है नहीं, ये तो पानी है, ये शुरू में है ही नहीं, ये है ही नहीं, इससे तो करता भी नहीं रिएक्शन, H प्लस ही तो है। तो कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट, CAT कैट, बिल्ली वाला बिल्ली नहीं है, कैटलिस्ट है पागल। V नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट। अब बैठ गए आराम से यूं कुर्सी पे, 50 से 1 मिनट वेट कर लो, 50 मिनट के बाद, 60 मिनट के बाद, 80 मिनट के बाद, टी टाइम के बाद में हमने फिर वापस से उतना ही वॉल्यूम का सैंपल पिक किया सॉल्यूशन से और उसी NaOH के सॉल्यूशन से टाइट्रेशन कराया। इस बार VT खर्च हुआ वॉल्यूम, और VT किसके प्रोपोर्शनल होगा, इस बार कौन, ये तो है नहीं, इससे रिएक्शन करता नहीं, कैटलिस्ट तो है ही है, C कैटलिस्ट प्लस एसिटिक एसिड बन गया। एसिटिक एसिड NaOH के साथ रिएक्शन करेगा और सोडियम एसीटेट बनाएगा, और वो कितना बना है, X। अंडरस्टूड द पॉइंट। अब बात आती है V इंफिनिटी, और लंबे समय तक फिर बैठ गए आराम से, आपके लंबे समय तक बैठ गए, एंड वी वेटेड फॉर द रिएक्शन टू कंप्लीट, रिएक्टेंट टू गेट कंप्लीटेड। तो हमने इनफाइनाइट टाइम, मतलब आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अब एस्टर बचा ही नहीं, कैटलिस्ट तो अब भी है, कैटलिस्ट खर्च नहीं होता, कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो C कैटलिस्ट प्लस व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, A। अल्कोहल नहीं, अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विद, याद रखो, C2H5OH does not react with NaOH। NaOH से एसिटिक एसिड रिएक्ट करेगा, नॉट इथेनॉल। बस हमें तो क्या चाहिए, अरे हमें तो चाहिए K इज इक्वल टू 1/T। क्या चाहिए था, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A/A-X, यही तो चाहिए था। तो क्या हुआ, जरा देखना, हमें चाहिए A/A-X। तो देखियो कैसे आएगा, एक काम करो, V इंफिनिटी माइनस V नॉट अपॉन V इंफिनिटी माइनस VT करो, V इंफिनिटी माइनस V नॉट, प्रोपोर्शनलिटी में ही A बचा, और जब रेशियो लिया तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विल बी कैंसिल्ड आउट, तो A/A-X ही आ गया, हो गया काम। तो K का वैल्यू कितनी, 1/T ln, हमें क्या चाहिए था, A/A-X आ गया इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ NaOH, व्हाट, V इंफिनिटी माइनस V नॉट अपॉन V इंफिनिटी माइनस VT। गाइस ये जनरल फॉर्मूला भी है, आप चाहो तो याद कर लो, वरना जैसी जरूरत पड़े वैसा डेवलप कर सकते हो। अच्छा यहां पर एक बात क्लियर है, V नॉट से बड़ा है VT, VT से बड़ा है V इंफिनिटी,
क्यों? क्योंकि शुरुआत में तो एसिटिक एसिड था ही नहीं, अब एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जा रही है समय के साथ, तो V इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन V नॉट, VT इज ग्रेटर देन V नॉट। तो गाइज ये था एक्सप्रेशन, ये आ गया। दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ K फॉर सच काइंड ऑफ टाइट्रेशंस, जैसे एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एंड दिस हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन शीट में भी मिलेंगे आपको, डीपीपी शीट में। क्वेश्चन तो किसी भी वैरायटी का आ सकता है, आपको खुद डेवलप करना होगा क्वेश्चन। तो गाइज इस तरह के ये पॉइंट्स होते हैं, नोट करें, लिखेंगे इसको। चलिए अब थर्ड मेथड की बात करेंगे, मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। थर्ड था फॉर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बाय मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो आप कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं एंड दे रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और उसके बेसिस पर डेक्स्ट्रो या लेवो रोटेटरी के बेसिस पर वो मेजरमेंट एक्सपेरिमेंटली हम कर लेते हैं, और वहाँ से हम कई बार कंसंट्रेशन का पता लगा सकते हैं। कैसे? पहले लिखो थर्ड, बाय मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। बाय मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, तो ऑप्टिकल रोटेशन का मेजरमेंट करके भी वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ K, बट एप्लीकेबल फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम सब कुछ फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ रहे हैं, सब फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। अच्छा, जैसे एग्जांपल लेके बात करो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स या ऑप्टिकली एक्टिव नेचर ऑफ द केमिकल रिएक्शन का सबसे कॉमन एग्जांपल है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, सुक्रोज C12H22O11। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को मैं स्टार मार्क लगा देता हूं, यहां स्टार मार्क लगा दिया, मतलब क्या इंडिकेट करता है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा एंड इट विल रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो ये बनाता है C6H12O6, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, C6H12O6। अभी सर दो बार क्यों लिख रहे हो? दो अलग अलग कंपाउंड है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, एक है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज, and this is sucrose. So sucrose is optically active, glucose is also optically active. Sucrose is dextrorotatory, glucose is dextrorotatory, but fructose is levorotatory. डेक्स्ट्रो लेवो आप समझते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब आप पढ़ चुके होते हैं सभी स्टूडेंट्स। तो ये सही इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है। अच्छा, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते भी हैं, एंगल ऑफ रोटेशन caused by an optically active compound theta is directly proportional to concentration into T, or theta is equal to some R into C into T, where R is called specific rotation of optically active substance. C is called concentration of substance and T is path length, और path length का मतलब क्या हुआ? thickness of polarimeter tube. पोलैरिमीटर ट्यूब मतलब ये एक ट्यूब होती है जिसके अंदर हम
ऑब्जर्व करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को, इसमें सब्सटेंस भरते हैं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है, लाइट पास कराते हैं तो उससे वो रोटेशन ऑब्जर्व होता है। तो गाइज ये फॉर्मूला है। अच्छा, टी को हम यूनिटी ले लेते हैं क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमें तो अल्टीमेटली क्या फाइंड आउट करना होता है, k इज इक्वल टू 1/t ln a/a माइनस x, और रोटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। जब रेशियो लेंगे कंसंट्रेशन का तो t कैंसिल आउट हो जाएगा, t को हम यूनिटी मान लेते हैं, टेक यूनिटी, यूनिटी मतलब 1 ही मान लो, क्यों, वैसे भी रेशियो में कैंसिल आउट होना है। जब कंसंट्रेशन का रेशियो लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में फॉर्मूले में तो वो t ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, हम यहाँ 1 लेकर के बात खत्म करते हैं। तो इन जनरल वी कैन से दैट थीटा rotation, optical rotation by a compound towards the plane polarized light is equal to its specific rotation into concentration. This formula we can use. आ गई बात समझ में? अब चलो एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं और एक जनरल फॉर्मूला बतलाते हैं, बिल्कुल इसी टाइप का, जैसे ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट भी है, याद रखें, इन्वर्जन ऑफ के इन शुगर। लेट अस टेक वन एग्जाम्पल एंड लेट अस डिराइव द जनरल फॉर्मूला। पूरी बात नोट करो। जैसे मान लो एग्जाम्पल ऐसे ले लें, A कन्वर्टिंग टू B प्लस C एंड दे आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू A। अच्छा, ऑल A B C पर स्टार मार्क लगा हुआ है, स्टार मार्क का मतलब क्या हुआ कि दे आर ऑल ऑप्टिकली एक्टिव, ऑल A B C are optically active। अच्छा, RA RB RC मान लो इनके वो ले लिए स्पेसिफिक रोटेशंस, हाँ लेकिन इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्वेश्चन में सॉल्व हो जाते हैं। मान लो स्पेसिफिक रोटेशन है ऑफ कंपाउंड्स A B एंड C। तो ABC कंपाउंड के स्पेसिफिक रोटेशन RA RB RC है। मान लो T इज इक्वल टू 0 पर फर्स्ट ऑर्डर है, कंसंट्रेशन A था 0 0, T टाइम बाद इसमें से X खर्च हुआ, क्या बना X, क्या बना X, और T इज इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम पर, मतलब जब रिएक्टेंट पूरा खत्म हो गया तो ये 0 A। मान लो डेटा रिकॉर्डेड ये था, ऑप्टिकल रोटेशन का डेटा इस तरीके से रिकॉर्डेड हुआ, T इज इक्वल टू 0 T इनफाइनाइट, टोटल रोटेशन क्या ऑब्जर्व हुआ, थीटा नॉट, थीटा T, थीटा इन्फिनिटी। टोटल रोटेशन ये पाया गया थीटा नॉट, थीटा T एंड थीटा इन्फिनिटी। अब ऐसे में जरा देखना, T इज इक्वल टू 0 पर क्या रोटेशन पाया गया, थीटा नॉट, तो थीटा नॉट किसके बराबर होगा, अब B और C तो है ही नहीं, अरे B और C तो प्रोडक्ट है, शुरू में बने ही कहाँ है, शुरू में तो केवल कौन था, A था, और A ऑप्टिकली एक्टिव था, तो इसकी कंसंट्रेशन A इंटू स्पेसिफिक रोटेशन RA, इक्वेशन नंबर 1, यही तो हुआ। अच्छा, T टाइम बाद थीटा T किसके बराबर हुआ, थीटा T मतलब अब तो A भी है, B भी है, C भी है, और इनका स्पेसिफिक रोटेशन, तो स्पेसिफिक कंसंट्रेशन A माइनस X इंटू स्पेसिफिक रोटेशन RA प्लस कंसंट्रेशन ऑफ B मतलब X इंटू RB प्लस कंसंट्रेशन ऑफ C मतलब X इंटू RC। अच्छा, ये RA RB RC की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी। आप तो जनरल एक्सप्रेशन रखो, बाद में अगर RA की वैल्यू -20 डिग्री दी हुई हो तो -20 रख देना। इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम मतलब आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अब A तो खत्म हो गया, B है, C है, और टोटल रोटेशन थीटा इन्फिनिटी है, एंड दैट इज इक्वल टू 0 इंटू RA प्लस A इंटू RB प्लस A इंटू RC।
वापस वही तरीका है, एक काम करो, हमें क्या चाहिए, हमें तो k क्या चाहिए, k इज इक्वल टू 1/t ln, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में है फर्स्ट ऑर्डर तो a/a माइनस एक्स। बट यहां पर आप कंसेंट्रेशन डिटरमिन किस टर्म्स में कर रहे हो, ऑप्टिकल रोटेशन, बिकॉज ऑप्टिकल रोटेशन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन। तो यहां से अगर जरा देखें तो घटाओ जरा, 3 - 1/3 - 2, मतलब थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नॉट अपॉन थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा टी। आपने इस तरीके से किया तो जरा देखना, थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नॉट, तो ये a कॉमन आ गया, a आर बी प्लस आर सी माइनस आर ए अपॉन, जब आप थर्ड में से 2 घटाओगे तो ये a माइनस एक्स आ जाएगा, आर बी प्लस आर सी माइनस आर ए। खुद की कैलकुलेशन खुद करो, स्वयं करो कैलकुलेशंस, ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, यहां आर ए आर बी आर सी की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। अल्टीमेटली ये वैल्यू आ गई a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नॉट अपॉन थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा टी। दीज आर द वैल्यूज। आ गई वैल्यू तो बस फॉर्मूला आ गया, तो जनरल एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। क्या जनरल एक्सप्रेशन, दैट k इज इक्वल टू 1/t ln थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नॉट अपॉन थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा टी। ये जनरल फॉर्मूला है गाइस। ऑप्टिकल रोटेशन में कैसा भी एक्सप्रेशन हो, ये आप जनरल फॉर्मूला है, याद कर लो, रिमेंबर द फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं। अच्छा, ये एप्लीकेबल फॉर फॉलोइंग टाइप्स, कौन से टाइप की रिएक्शन, जैसे A कन्वर्टिंग टू B प्लस सी, जैसा अभी लिया ही है, जैसे A कन्वर्टिंग टू 2B प्लस सी, मान लो A ऑप्टिकली एक्टिव हो, B ऑप्टिकली एक्टिव हो, और स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट B का कुछ भी हो, यहाँ 2 हो, 3 हो, 4 हो, C में भी कुछ भी हो, मान लो यहाँ भी ले लो 3C, और मान लो C ऑप्टिकली एक्टिव ना हो तो भी चलेगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एटसेट्रा। प्रोडक्ट की स्टाइकोमेट्री कुछ भी हो, उनमें से कोई सा भी ऑप्टिकली एक्टिव हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जनरल फॉर्मूला है, जनरल एक्सप्रेशन है, रिमेंबर द फॉर्मूला, अप्लाई इन ऑल द क्वेश्चंस, इट विल नेवर डिसअपॉइंट यू, यू विल ऑलवेज गेट योर आंसर करेक्टली। तो गाइज, ये था फॉर्मूला, ये था तरीका कि जिन रिएक्शंस में ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए हम के की वैल्यू या मॉनिटरिंग ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ measurement of optical rotation। पूरी बात नोट करो, let's take 1 or 2 question based on it। सवाल लिखो एक, नोटेड। तो जनरल फॉर्मूला याद रखें और क्वेश्चंस को, जो भी डीपीपी शीट आपके सामने आएंगी, अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चंस। लेट्स टेक वन क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से ले ली, मेरे पास ये डेटा है, हाँ बड़ा सिंपल सा डेटा, रिएक्शन केन शुगर C12H22O11 का हाइड्रोलिसिस से C6H12O6, C6H12O6, ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड दिस इज सुक्रोज। क्या डेटा पाया गया, T इज इक्वल टू 0 पर 10 मिनट के बाद एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, टोटल एंगल ऑफ रोटेशन की जो वैल्यू क्वेश्चन में दी गई हैं डिग्री में,
दीज आर 30, 10, -10. फाइंड हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन या हाफ लाइफ ऑफ सुक्रोज। बतलाओ ये क्या होगी, हाफ लाइफ की वैल्यू क्या होगी। करियो सॉल्व जरा क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। अब तो दिमाग मत लगाओ, डायरेक्ट फार्मूला लगाओ। के इज इक्वल टू 1/t, टी कितना 10 मिनट, ln थीटा इन्फिनिटी -10 माइनस थीटा नॉट -30 हो गया, -10 -10। और k किसके बराबर होता है, ln 2/t हाफ, 1/10 इंटू ln कितना हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 40/20 ln 2 से ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। हाफ लाइफ इज 10 मिनट। अच्छा k भी चाहिए होता तो वी कैन कैलकुलेट ln 2/10 मिनट, मतलब 0.693/10 मिनट, तो कितना 0.0693 मिनट -1। फर्स्ट ऑर्डर की जो यूनिट है, अच्छा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें लिख भी लो, फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू सुक्रोज, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। एग्जाम्पल बड़ा फेमस है ये, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। सो दिस इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। सो दिस इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। तो गाइज ये एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। नोट अनदर क्वेश्चन। गाइज अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। लिखो क्या क्वेश्चन है। मान लो कोई रिएक्शन है A कन्वर्टिंग टू B + C। रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू A एंड A, B, C आर ऑल ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में। रोटेशन t इज इक्वल टू 20 मिनट्स पर। टोटल रोटेशन कितना पाया गया, दैट इज गिवन एज 5 डिग्री। और t, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, कंप्लीटेड, t कंप्लीट, t इज इक्वल टू t कंप्लीशन पर टोटल रोटेशन की वैल्यू पाई गई -20 डिग्री। इफ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ A, B एंड C आर क्या दिए हुए हैं, 60 डिग्री, 40 डिग्री, -80 डिग्री। फाइंड हाफ लाइफ and average life of reaction। हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ ऑफ रिएक्शन सॉल्व करो। पहले हाफ लाइफ फाइंड आउट करो। एवरेज लाइफ का फॉर्मूला शायद मैंने नहीं बताया, मैं बताता हूं अभी क्या है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है इन द फर्स्ट ऑर्डर। क्वेश्चन ने कहा है कि A, B, C तीनों ही ऑप्टिकली एक्टिव हैं एंड रेट कांस्टेंट हमें फाइंड आउट करना है, फिर तो हाफ लाइफ तो आ ही जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान दो, मान लो कंसेंट्रेशन t इज इक्वल टू 0 पर A थी 0 0, t इज इक्वल टू t टाइम बाद A में से x खर्च हुआ, क्या बना x। अच्छा कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर डायरेक्ट फार्मूला लगा लो ना। अरे डायरेक्ट फार्मूला कहाँ से लगा लें, हमें t इज इक्वल टू 20 मिनट पर रोटेशन दिया हुआ है और t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर रोटेशन दिया हुआ है, इनिशियल रोटेशन नहीं दिया हुआ, तो फिर तो हमें डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते, हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा, हमें पूरा मॉडल डेवलप करना पड़ेगा जैसे हमने डिराइव किया था। अब वो आना चाहिए स्टूडेंट्स को। और मान लो t इज इक्वल टू आफ्टर ए लॉन्ग टाइम 0 A। जरा देखियो 20 मिनट के बाद में रोटेशन 5 डिग्री है, ये 20 मिनट है, 20 मिनट्स, तो 20 मिनट के बाद रोटेशन 5 डिग्री है टोटल,
तो 5 डिग्री में किसने कंट्रीब्यूट किया होगा, a माइनस एक्स इंटू स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ a दिया हुआ है 60 प्लस x इंटू 40 प्लस x इंटू माइनस 80। जरा सॉल्व करियो 60a माइनस 60x 40x माइनस 80x मतलब 40 और x, तो 60a माइनस 100x इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 1। अब आओ इन्फिनिटी पर टोटल रोटेशन माइनस 20 डिग्री पाया गया एंड दैट इज इक्वल टू 0 इंटू स्पेसिफिक रोटेशन 60 प्लस a इंटू 40 प्लस a इंटू माइनस 80। यहाँ से अगर देखो तो माइनस 20 इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 40a। a की वैल्यू हो गई हाफ। जरा a की वैल्यू यहाँ रखियो, तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे तो 100x इज इक्वल टू 60 इंटू हाफ माइनस 5 30 25 x इज इक्वल टू 1/4। बस फिर तो क्या है, यू गॉट इट। तो क्या हुआ, k इज इक्वल टू 1/t 20 मिनट ln कितना a अपॉन a माइनस x, तो 1/20 ln a की वैल्यू हाफ अपॉन हाफ माइनस 1/4, ये 1/4 तो ln 2 अपॉन 20, यही हो गई वैल्यू k की वैल्यू। और k होता किसके बराबर है, ln 2 अपॉन t हाफ। दैट्स इट, ये कैंसिल आउट। हाफ लाइफ फॉर दिस रिएक्शन इज 20 मिनट, यही आंसर है। और बात रही फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लो, एवरेज लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर टी एवरेज इज इक्वल टू 1/k। ये 1/k के बराबर होता है। और 1/k की वैल्यू अगर देखी तो ये कितना हो गया, 1/ln 2 अपॉन हाफ लाइफ। तो ln 2 मतलब 20 मिनट अपॉन हाफ ln 2 0.693। सॉल्व करोगे तो ये लगभग 1.44 इंटू 20 लगभग 28.8 मिनट्स, यही आंसर है। याद रखें, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एवरेज लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू 1/k, रेसिप्रोकल ऑफ द रेट कांस्टेंट। तो गाइज ये क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो। ऐसा एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, सारे इससे जुड़े हुए छोटे मोटे क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो गाइज ये था मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। सो इस लेक्चर में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी हैं, और वो है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और दूसरा मॉनिटरिंग द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, अलग अलग केसेस में अलग अलग डेटा दिया हुआ हो तब। चलिए आज बस यही स्टॉप करते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ।